नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 6 अक्टूबर 2020। आज हमको यहाँ पे द हिंदू के 3 आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल दिया है उसका नाम है द फार्म एक्ट्स। देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है वो 3 फार्म बिल्स जिन्हें अभी लाया गया, उनके बारे में बात बोली जा रही है कि अभी जो फार्म बिल्स लाए गए हैं वे काफ़ी चिंताजनक रहे। जैसे कि पहला रहा फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। सेकेंड, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड प्राइस सर्विसेज फार्मर सर्विसेज एक्ट 2020। थर्ड, एसेंशियल कमोडिटीज़ 2020। इन बिल्स को अभी यूनियन द्वारा लाया गया, जिन पर बोला जाता है कि क्या यूनियन सेंटर को इतनी पावर दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो स्टेट्स की लिस्ट में आए मैटर्स को कंट्रोल करे, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर्स पर स्टेट लिस्ट में आते हैं, ना कि यूनियन लिस्ट में। बहुत सारी स्टेट द्वारा ये सवाल किया गया इन फार्म एक्ट्स पर। स्टेट ही एक्ट्स को लाती है, लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन एक्ट्स को लाया गया है जो उनकी यूनियन लिस्ट में नहीं आते। आगे बोला जाता है कि एग्रीकल्चर को स्टेट की लिस्ट में रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। स्टेट लिस्ट सेकंड में 14 नंबर एंट्री पर, और ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड भी स्टेट लिस्ट में आती है। स्टेट लिस्ट के लिस्ट सेकंड एंट्री 26 नंबर पर। एंट्री 27 नंबर पर प्रोडक्शन और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को रखा गया है स्टेट लिस्ट में, और एंट्री 28 नंबर पर मार्क उनसे रिलेटेड स्टेट लिस्ट में उन्हें रखा गया है। और इंट्रास्टेट मार्केटिंग, जो भी बिजनेस इससे रिलेटेड एक स्टेट के अंदर बनी मार्केट में किया जाता है एग्रीकल्चर के, वो भी स्टेट्स के अंदर में आता है। लेकिन आज पार्लियामेंट में यूनियन गवर्नमेंट द्वारा फार्म बिल्स को लाया गया बिना कंसल्टेशन करे स्टेट्स के साथ, खुद से ही सभी डिसीजंस लिए गए। इन फार्म बिल्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एंट्री 33 नंबर को अटेंशन में रखा गया कॉन्करेंट लिस्ट थर्ड की। इनकी कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रेड, कॉमर्स और प्रोडक्शन सप्लाई से संबंधित डिसीजन स्टेट और सेंटर द्वारा मिलकर लिए जाएंगे। और 27 नंबर एंट्री जो लिस्ट स्टेट लिस्ट में की गई है, जिसके अनुसार 33 नंबर एंट्री को लिस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें चेंजेस किए ही नहीं जा सकते इन वन से। लेकिन 33 नंबर की एंट्री जो कंकरेंट लिस्ट में आती है वो ट्रेड और कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, जिनसे दोनों द्वारा काम किया जाएगा स्टेट्स में, स्टेट और सेंटर द्वारा। लेकिन इस 33 एंट्री आइटम में बोला जाता है कि इंडस्ट्री के किसी भी प्रोडक्ट पर अगर इंडस्ट्रीज को कंट्रोल सेंटर द्वारा किया जाएगा पार्लियामेंट के लॉ के अनुसार, और उससे रिलेटेड इंपोर्टेड गुड्स से भी सेंट्रल द्वारा उसे इन्फ्लुएंस किया जाएगा। जैसे कि फूड स्टफ, एडिबल ऑयल फूड्स, ऑयल केटल फूडर्स, ऑयल केक्स, रॉ कॉटन जूट्स, रॉ जूट, इन सब प्रोडक्ट्स पर एक सेंटर का हक है क्योंकि इनको ना प्रोड्यूस किया जा रहा है एक इंडस्ट्री द्वारा। आगे बोला जाता है कि ये जो एंट्री आइटम्स 33 नंबर पर हैं, जो जिन्हें कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट 1950 में थर्ड अमेंडमेंट करके, जिसके ऊपर पास्ट में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया था पार्लियामेंट में, जिसमें इंपोर्ट के इशू पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली डिस्कस किया गया था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड अमेंडमेंट बिल्स को अच्छे से डिस्कस के लिए जॉइंट कमेटी को बनाया गया था उस समय पे। लेकिन जॉइंट कमेटी में भी 7 ऐसे पर्सन थे इन बिल्स के अपोजिशन में थे, जैसे कि मेंबर्स NC चटर्जी, KS राघवसरी, A कृष्ण स्वामी, पार्वती कृष्णम, विमल कुमार घोष और B वेंकटरमणन, हरीश चंद्र माथुर, जिनके द्वारा ये सब मेंबर्स इनके अपोजिशन में थे इन बिल्स को लेके, जिसके द्वारा स्टेट्स की पावर को कम किया जा रहा था एग्रीकल्चर से रिलेटेड इश्यूज को लेके, और सेंटर का जिससे एक ज़्यादा अहम रोल बन रहा था उस समय पे। क्योंकि आर्टिकल 369 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बोला जाता है कि एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स की है, लेकिन 1950 से धीरे धीरे करके स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट को इसलिए दिया जा रहा था 1950 से, क्योंकि उस समय पर देश की हालत ज़्यादा खराब थी, जिसके लिए एक स्टेट सक्षम नहीं था, और सिर्फ आर्टिकल 369 द्वारा 5 साल तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि काम करने के लिए एग्रीकल्चर में। लेकिन 1954 में जाकर इस 1950 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट को अमेंडेड किया गया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनली में इसमें चेंजेस किए गए, परमानेंट कर दिए गए, जिससे इन आइटम्स को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया, और जिससे स्टेट्स की ऑटोनॉमिटी ख़त्म हुई एग्रीकल्चर पर कोई भी डिसीजन लेने में, जिससे स्टेट की पावर और राइट्स को ख़त्म किया गया एग्रीकल्चर, और जिससे स्टेट लेजिस्लेचर का एक दायरा बनाया गया कि वे इससे आगे कोई भी अमेंड नहीं कर पाएंगे इन सब चीज़ों में, जिसके कारण स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा कोई भी अच्छे से जजमेंट नहीं लिया जा सकता किसी भी एग्रीकल्चर के मैटर पर।
पार्लियामेंट में इस बिल को डिस्कस किया गया था इन सब अमेंडमेंट के बाद 1954 में, जिसमें मिनिस्ट्री फॉर कॉमर्स और इंडस्ट्री टी कृष्णाचारी द्वारा बोला गया कि इस अमेंडमेंट को करना जरूरी था उस समय पे, क्योंकि उस समय पर स्टेट्स के पास फूड की कमी थी और इस अमेंडमेंट द्वारा सेंटर उन यूनियन को मदद करेगा जिन स्टेट्स को हेल्प की ज़रूरत थी, लेकिन फूड की सिचुएशन ख़राब थी, जिसके लिए इस अमेंडमेंट किया गया था, यूनियन लिस्ट में डाला गया था, फूड सिचुएशन के लिए कार्य किए गए, बल्कि उसे कंकरेंट लिस्ट में ही परमानेंट डाल दिया उसके बाद तो। लेकिन इन सब पर अपोजिशन मेंबर्स बिल्कुल भी नहीं शामिल थे, उस पर सहमत नहीं थे, जिनके द्वारा इस अमेंडमेंट को अनजस्टिस भी कहा गया, जिसके लिए अशोका मेहता और के बासु द्वारा बोला गया कि बिहार, बॉम्बे, ट्रवंकोर, कोचिन और असम द्वारा इस अमेंडमेंट से बिल्कुल सहमति नहीं है। बासु द्वारा कहा गया कि आर्टिकल 369 द्वारा पार्लियामेंट द्वारा टेम्परेरी पावर दी गई थी स्टेट्स के मैटर पर डिसीजन लेने के लिए सेंटर को उस समय पे, क्योंकि भारत में सिचुएशन ज़्यादा ख़राब थी फूड सिक्योरिटी को लेके। लेकिन उसके बाद ही इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, परमानेंट की बात की गई, जिससे इन लिस्ट पर सेंटर का इन्फ्लुएंस होगा, स्टेट पावर्स का कम होगा। और अशोक मेहता द्वारा बोला गया कि इस एग्रीकल्चर के ट्रेड को कंकरेंट में रखना, जिससे सेंटर का एक हक ज़्यादा होगा ट्रेड और कॉमर्स को लेकर जो स्टेट्स के अंडर आते हैं, और जिसके बाद धीरे धीरे करके सेंटर का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, जिससे सेंटर द्वारा क्रॉप प्लानिंग, कल्टीवेशन पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा। और समय यह भी किया गया कि इस 1954 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड्स से सिर्फ स्टेट की पावर को ख़त्म किया जा रहा था वहाँ से जहाँ पर स्टेट्स का राइट है, और जिससे ये जो पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना, या फिर ये डेमोक्रेटिक ड्यूटीज़ का एक डिसरिस्पेक्ट हो रहा था उस समय पे। और के बासु द्वारा बोला यह गया कि इस बिल द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक पर आधारित कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जा रहा है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर एक ही पर्सन द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और भारत का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगा, क्योंकि जहां पे दोनों के बीच में कॉपरेशन होता है, और स्टेट्स की जितनी पावर है वो सीमित ही होंगी म्यूनसिपल पावर तक, क्योंकि उनकी पावर को कम कर दिया जाएगा। और इस 1954 में करे अमेंडमेंट से कोई मेंबर सिर्फ इसके अगेंस्ट में, सारे मेंबर्स इसके अगेंस्ट में थे, लेकिन उन अपोजिशन मेंबर्स की आवाज़ को नज़रअंदाज किया गया और इस बिल को पास किया गया। आज वही सिचुएशन दोबारा आई है, जिससे एंट्री बस एक कंकरेंट लिस्ट जो प्रोडक्ट्स, जो आइटम्स डाले गए हैं, आज फिर स्टेट्स की पावर को दोबारा से कम किया जा रहा है उन पर डिसीजंस लेके, क्योंकि इन सब पर ना तो पास्ट में कोई कंसल्ट किया गया था स्टेट्स के साथ में, और ना ही अभी किया गया। आज सेंटर द्वारा सिर्फ अपनी मनमानी दिखाई जा रही है इन बिल्स पर। आगे बोला जाता है कि 1954 के बाद की जजमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा जजमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा, यह अपहेल्ड और महत्व दिया गया कि इंटर स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग की लेजिस्लेटिव पावर सिर्फ स्टेट की है। ऐसा ही एक 5 बेंच जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा ITC लिमिट्स वर्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट का केस सामने आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को सबसे ऊपर रखा गया था, और अन्य भी जजमेंट दी गई जिनमें सिर्फ स्टेट्स पर ही, स्टेट्स की पावर को ज़्यादा महत्व दिया गया था एग्रीकल्चर फील्ड में। आगे बोला जाता है कि टोबैको बोर्ड एक्ट 1975 द्वारा बहुत सारी टोबैको इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना स्टार्ट हुआ था, जिन्हें कंट्रोल किया जाता था सेंटर द्वारा। बिहार APMC एक्ट के तहत तंबाकू को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लिस्ट में रखा गया था, जिससे APMC द्वारा ITC कंपनी पर टैक्सेस लगाए जाते थे, क्योंकि ITC द्वारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की टबैको की लीव्स को खरीदा जाता था, और जिसमें एक जजमेंट दिया गया जिससे स्टेट APC एक्ट की निंदा की गई थी, जिसमें इन APMC एक्ट को एक अपोजिशन कहा गया था सेंटर एक्ट का, क्योंकि सेंटर चाहती थी कि वो इस पर टैक्स ना लगे, क्योंकि वो जो इंडस्ट्री थी वो सेंटर के दायरे में थी और जो APMC मार्केटिंग थी वो स्टेट की थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा स्टेट APMC एक्ट को ज़्यादा वैल्यू दी गई थी, ना कि सेंट्रल एक्ट को, जिसके थ्रू एक APMC द्वारा मार्केट फ़ी चार्ज की जा सकती है ITC पर अंडर स्टेट APMC के तहत। और बोला यह गया कि बेंच द्वारा कि स्टेट लॉ जब ख़त्म होंगे, जब इन आइटम्स पर स्टेट सेंटर द्वारा दोनों उन पर कार्य किया जाएगा, तो जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं और जो केसेस लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट से बाहर आएंगे, वे उन आइटम्स को एग्जामिन किया जाएगा अच्छे से, तब जाकर उन्हें किसी लिस्ट में डाला जाएगा। क्योंकि देखना होता है कि कौन सी
कौन सी लिस्ट में कौन सी गवर्नमेंट और कौन सी स्टेट द्वारा अच्छे से काम किया जाएगा जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, जो उसको ग्राउंडेड लेवल पे डील कर सके। और अभी द्वारा लाए फार्म एक्ट 2020 जिसमें स्टेट द्वारा चार्ज लगाया जाएगा मंडी टैक्सेस पर, प्राइवेट मार्केट्स पर, सेंट्रल एक्ट्स के भारी, और स्टेट लेजिस्लेशन द्वारा आज यह भी माना जाता है कि एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है ये आज, जिसे स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पर रखा गया है। और अच्छे से कार्य सिर्फ एक स्टेट द्वारा ही किए जा सकते हैं ग्राउंडेड लेवल पे, एक सेंटर द्वारा नहीं। अंत में बोला जाता है कि आज सेंटर द्वारा फार्म बिल को लाने के लिए कंकरेंट लिस्ट के एंट्री 33 नंबर को इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिससे सेंटर स्टेट का फेडरल कॉपरेशन ख़त्म हो रहा है। आज दोनों द्वारा इस क्राइसिस में मिलकर कार्य करने चाहिए। और दूसरा कि एग्रीकल्चर एक स्टेट की लिस्ट में आता है जिसमें उन्हीं द्वारा बदलाव होने चाहिए, जिसमें सब्सिडरीज व अन्य कार्य स्टेट द्वारा हो। और स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 28 पर कहा गया है कि मार्केट और फेयर ये भी हिस्सा नहीं होगी एंट्री 33 कंकरेंट लिस्ट का। तो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा इन बिल्स को लाना जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ही नहीं देते हैं, जो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है पीपल कोर्ट। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है बाय इलेक्शन से संबंधित है ये। अभी मध्य प्रदेश में बाय इलेक्शन किए जाएंगे। बोला जा रहा है कि नवंबर 3 को बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बाय इलेक्शन होंगे मध्य प्रदेश में, जहां पर अभी 3 एमएलएस की डेथ और 25 कांग्रेस एमएलएस द्वारा रिजाइनेशन दिया गया है। बाय इलेक्शन होंगे। इस बाय इलेक्शन द्वारा उन सीट्स को फिल किया जाएगा जो 28 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सीट्स खाली हैं वहाँ पर। 2018 में कांग्रेस द्वारा इलेक्शंस को जीता गया था, जिससे कांग्रेस पार्टी पावर में थी दूसरी स्मॉल पार्टीज के समर्थन के कारण। बीजेपी द्वारा मार्च में कांग्रेस को हटाया गया था रूलिंग से, जिसके लिए बीजेपी द्वारा 22 कांग्रेस एमएलएस का डिफेक्शन हुआ। उन 22 एमएलएस द्वारा पार्टी को चेंज किया गया और वे बीजेपी के मेंबर बने। इसके बाद भी काफ़ी एमएलएस द्वारा डिफेक्ट किया गया पार्टी से, और आज ये 25 मेंबर्स बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान द्वारा लीड किया जा रहा है इस कैंपेन को, और उनके कम से कम 9 सीट्स की जरूरत होगी इस बाई इलेक्शन में मेजोरिटी बनाने के लिए असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में 230 में से, जहां पर बीजेपी के पास 107 एमएलएस हैं और कांग्रेस के पास सिर्फ 88 एमएलएस हैं, जिसमें 28 सीट्स को जीत कर ही कांग्रेस पावर में आ सकती है। आज बीजेपी द्वारा सेंटर में गवर्नमेंट बनी और स्टेट में भी, लेकिन कांग्रेस को जब लीड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ द्वारा लीड किया जा रहा था, जिनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा पावर्स लगाई गई, काफ़ी ज़्यादा काम भी किए गए थे, लेकिन आज ये 28 सीट ज़्यादातर ग्वालियर के आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी के, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का इन्फ्लुएंस है, जिनके द्वारा कांग्रेस से डिफेक्ट किया गया था बीजेपी में। आज बहुत ज़्यादा अपोनेंट रिवलरी बनी हुई है इन पावर बैलेंसेस में बीजेपी के अंदर ही स्टेट्स में। आज शिवराज सिंह चौहान पर अभी कंट्रोवर्शियल थी डिफेक्ट को लेकर, जिससे वे कुछ टाइम पीरियड तक उन्हें दूर रखा गया था अपने ही मेंबर्स से। और आज मध्य प्रदेश की सिचुएशन काफ़ी बिगड़ी है कोविड के लिए। आज इस पैंडेमिक में इन पार्टीज़ ने कितने अच्छे से कार्य किया उसके बारे में बोला जाता है कि गवर्नमेंट द्वारा प्रॉमिस ये किया गया था कि गवर्नमेंट जॉब देने के लिए उन पर्सन को जिनकी फैमिलीज़ की डेथ हुई है, जिनके फैमिली मेम्बर्स की डेथ हुई है इस कोविड में, उस रीजन की बड़ी पॉपुलेशन अर्बन सेक्टर में इंगेज थी। इस कोविड लॉकडाउन के कारण वे अपने अपने घर वापस आए, और बहुत सारे मूवमेंट ऐसे थे जिनमें एक पुलिस पर्सोनल द्वारा ही वायलेंस किया गया। इन पर सब के इश्यूज पर गवर्नमेंट द्वारा मिसमैनेजमेंट रहा अपने इंस्टीट्यूशन को गवर्न करने में। आज उन डिफेक्टर्स एमएलएस को इन सब पर अपने कंडक्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए, और चौहान के साथ साथ मिस्टर सिंधिया की भी गवर्नेंस का एक टेस्ट होना चाहिए। आज के राज्यसभा मेंबर्स हैं जो बीजेपी के, और वे आशा रखते हैं कि यूनियन कैबिनेट बनने की, और इस बाय इलेक्शन से सामने आएगा कि उन्होंने कितने अच्छे से कार्य किए इन रीजन्स में, और जिससे अपनी खुद की पार्टी पर एक क्या इम्पैक्ट होगा उनकी। और इस इलेक्शन से बीजेपी और कांग्रेस वे मेंबर्स का दोनों का स्टैंड कैसा रहा मध्य प्रदेश में, इसका भी पता लगेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, उसका नाम है री इंगेजिंग एजुकेशन इन एन इंडिया एट 100। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर आज से 2047 में सिचुएशन, टीचर्स का रोल और टीचिंग सिस्टम में चेंजेस आएंगे, जिससे एक सिटीजन्स को ग्रो किया जाएगा, जिसमें कुछ अलग ही इफेक्ट होंगे। आज 34 साल के बाद एजुकेशन की पॉलिसी को चेंज किया गया, जो काफ़ी गुड है, काफ़ी अच्छी है, और जिससे 2047 में क्या क्या बेनिफिट होंगे। नेशनल एजुकेशन की प्रैक्टिसेस की अप्रोच में चेंज आएंगे, जहाँ पर 2047 से
हमारे भारत के 100 साल पूरे होंगे आज़ादी से, और जिसमें एक टीचर की वैल्यू चेंज होगी और जो एजुकेशन प्रैक्टिसेस हैं उस समय पर इन्फ्लुएंस की जाएंगी, जिसमें 5 प्रिंसिपल्स पर उन प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस दिया जाएगा। इसमें फर्स्ट का नाम होगा कि ऑटोनॉमी। बोला जाता है कि आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऑटोनमस पावर दी गई है, जिसमें वे खुद से रन करेंगे अपने इंस्टीट्यूशन को। और आज एजुकेशन प्रैक्टिसेस में ऑटोनॉमी आने से जो काफ़ी आइडियलिज्म होगी, प्रिटेंशियस भी होगी, और जो काफ़ी रिजिड प्रैक्टिसेस होंगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2017 के द्वारा ऑटोनॉमी ग्रांट दी गई थी सिर्फ IIM इंस्टीट्यूशन को, और आज ये बिल एक्ट बन चुका है, जिससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे IIM में, ऑटोनॉमी में। IIM एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम को रन किया जाता है कि वे खुद से मिस्टेक्स को फाइंड करते हैं और खुद से ही उनको करेक्ट करते हैं। इससे ऑटोनॉमी का अच्छा बेनिफिट तब होगा जब इसका इस्तेमाल स्टूडेंट्स के अच्छे आउटकम्स निकालने पे किया जाए, ना कि सिर्फ लॉ से। जब तक ये इंस्टीट्यूशन अच्छे से कार्य नहीं करेंगे तब तक वे इंस्टीट्यूशन कभी एक गुडविल जनरेट नहीं कर सकते सोशली में, कम्युनिटी में और सिटीजन्स द्वारा। सिर्फ लॉ द्वारा उस इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑटोनमस नहीं मिलती है जिससे वे कार्य करें स्टूडेंट्स को बढ़ाने में, लेकिन होता ही नहीं है ऐसा। इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशनल लीडर्स द्वारा, जिनके द्वारा सिर्फ ऑटोनॉमी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वे मनमानी करते हैं, लापरवाही दिखाते हैं करिकुलम में, जिनसे कोई आउटकम नहीं निकलते हैं अच्छे स्टूडेंट्स के, और उन इंस्टीट्यूशन पर भी कोई कार्रवाई, इंस्पेक्शन नहीं होता, क्योंकि उन्हें तो ऑटोनमस मिली है ना हर एक स्ट्रक्चर्स के लिए, जहाँ पर कोई देखभाल नहीं होगी इंस्टीट्यूशन के बाहर से। 2047 तक ऑटोनॉमी में चेंजेस आएंगे जिससे एक इंस्टीट्यूशन का कल्चर चेंज होगा, लेकिन जहाँ पर ऑटोनॉमी होनी चाहिए टीचिंग मेथड्स में, जहाँ पर टीचर्स द्वारा अलग अलग मेथड्स यूज़ हों, जिससे एक लर्नर के स्किल्स में ऑटोनॉमी आए, वे खुद से ही करिकुलम में अपने आप को ग्रो कर सकें, थॉट्स को ऑटोनमस मिले और सेल्फ गवर्नेंस का लेसन टीच किया जाए। जहाँ पर आगे बोला जाता है 2047 तक आने में बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स इंगेज होंगे वर्ल्ड में लर्निंग के लिए, जिसमें कम से कम 6 बिलियन पीपल्स को एजुकेशन मिल पाएगी जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे वर्ल्ड में, जहाँ पर कम मनी होगा लेकिन लर्निंग के रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे। इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा किया जाएगा। उस समय पर 2047 आने तक टेक्नोलॉजी को इतना इन्फ्लुएंस किया जाएगा जो हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर हर जगह पर अवेलेबल होगी। स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ आने वाले समय में स्मार्ट चेयर्स होंगे, स्मार्ट डेस्क भी, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का हर जगह पर जड़ होगी एजुकेशन सेक्टर्स में, जिसमें हो सकता है कि शायद स्मार्ट चेयर्स में सेंसर हो जिससे अटेंशन का पता लगाया जा सके क्लासरूम में, और उन्हें स्टूडेंट्स को फोर्सफुली प्रेशराइज भी किया जाएगा, जिससे जहाँ पर इन टीचिंग प्रोसेस से क्रिएटिंग लाई जाएगी, मेंटरशिप होगी, जिससे स्टूडेंट्स को मास्टरी के लिए प्रमोट किया जाएगा, जहाँ पर एक टीचर द्वारा अवेयरनेस दी जाएगी। बस उस लेसन पर छोटी सी कोई भी लेसन हो अच्छे से डिकोड नहीं किया जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी द्वारा यूनिवर्सिटीज़ के 4 महत्वपूर्ण टास्क यह होंगे कि क्रिएट करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना और सर्टिफाइड प्रोवाइड कराना, और ज़्यादा से ज़्यादा मोनेटाइज करना नॉलेज के लिए। और उस समय लर्निंग के मेथड्स में इतने चेंजेस आएंगे कि एक लर्निंग को अचीव किया जाएगा टेक्नोलॉजी द्वारा, जहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि लर्निंग का असली आउटकम तब निकलता है जब उन रिलेटेड क्वेश्चंस को ऑब्टेन्ड किया जाए, ना कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी पर सभी आंसर अवेलेबल हो। और उस समय पर प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होगा परफॉर्मेंस को लेके। परफॉर्मेंस को उस समय पर एक एज ए स्किल्स क्रिएशन नहीं बल्कि एक टारगेट माना जाएगा, जहाँ पे हर किसी की परफॉर्मेंस अव्वल पे चाहिए होगी। तीसरा प्रिंसिपल है कोहेरेंस। बोला जाता है कि आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जहाँ पर अलग अलग कोर्सेज को एक ही जगह पर प्राप्त किया जाएगा, जहाँ पर अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट द्वारा ही एक ही बिल्डिंग में टीचिंग दी जाएगी, जिससे वर्ल्ड के सभी इंस्टीट्यूशन में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी और ज़्यादा एजुकेशन थोड़ा सा नष्ट होगा। आज जो एक्सपर्टीज़ हैं इन मल्टीपल डिसिप्लिन्स के, उन्हें आज रियल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए टीचिंग को लेकर, और उन्हीं बेसिस पर डिलीवर करने चाहिए लेसन। आज इस कोविड-19 से आज ज़रूरत है कि मेडिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, हेल्थ वर्कर्स, पॉलिटिकल, सोशलिस्ट और अन्य एक्सपर्ट्स की, जिनके द्वारा एकेडमिक्स में रिसर्च के साथ साथ टीच किए जाए इन चीज़ों पर, क्योंकि आज कोविड आने से ये सब प्रॉब्लम्स आई हैं।
आज सिटीज़ द्वारा अर्बन प्लानिंग इश्यूज़, इंजीनियरिंग इश्यूज़ है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ है, इन सब के इश्यूज़ के फील्ड को समझ कर ही इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को निकाला जाए। एक ऐसा सिस्टम, एक सिस्टमैटिक लर्निंग होनी चाहिए ना। 2047 तक में ट्रांसडिसिप्लिनरी के मेथड को यूज़ किया जाएगा जो मल्टी डिसिप्लिनरी से ज़्यादा अलग होगा, जिससे ट्रांसडिसिप्लिनरी से एक फील्ड में अच्छी नॉलेज गेन की जाएगी और उसके साथ साथ रिलेटेड सभी फील्ड में भी वर्क किया जाएगा। इस ट्रांसडिसिप्लिनरी से एक फील्ड में इंटेलेक्चुअलिटी फ्रेमवर्क को लाया जाएगा जिससे उन कोर्सेज को स्किल्स के साथ अंडरस्टैंड अच्छे से किया जाएगा। आगे बोला जाता है कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होगा जिससे इनोवेशन को इन्फ्लुएंस किया जाएगा, जहाँ पर सभी को इन्वॉल्व किया जाएगा, जिससे हर एक पर्सन द्वारा पार्टिसिपेशन होगा और जहाँ पर बुक्स में रिटन लैंग्वेज को टेस्ट किया जाएगा एक्सपीरियंस के तौर पर, उन्हें प्रैक्टिकल अप्रोचेस दी जाएगी। ये 2020 से पहले एक स्टूडेंट को एक्सपीरियंस स्किल तभी जनरेट होती थी जब वह स्टडी कंप्लीट करने के बाद किसी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज होता था, लेकिन 2047 तक में स्टडी के साथ साथ ही पर्सन स्किल्स को अवेल कर पाएंगे। और अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हुआ है स्टूडेंट्स को क्लासरूम में वो फैक्ट्री एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल स्किल्स उन्हें अवेल कराई जाती है। जैसे कि एक ग्लोबली इंजीनियरिंग कंपनी ABB द्वारा वर्चुअल टीचिंग करके स्टूडेंट के सामने उनसे प्रैक्टिकल अप्रोच ली जाती है, वही एक्टिविटीज़ करा के स्कूल्स में। और आने वाले समय में स्कूल्स एक हब होगा जहाँ पर डिजिटली टीचिंग मिलेगी, जहाँ पर उसी के थ्रू लेसन्स को डिलीवर किया जाएगा और नॉलेज को स्प्रेड किया जाएगा प्रैक्टिकल्स के साथ में, और इनोवेशंस के फील्ड को इतना रेस किया जाएगा टेक्नोलॉजी के थ्रू जिससे नॉलेज को भी बढ़ाया जाएगा और उस लर्नर को भी कवरअप किया जाएगा जो इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। 2047 तक टेक्नोलॉजी का एक अच्छा यूज़ होगा जिससे डेवलपमेंट की जा सकेगी इंडिया में, ईज़ ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाएगा और इस स्कूल द्वारा टैलेंट और टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करके इन्फ्लुएंस किया जाएगा एक ह्यूमन कैपिटल को, मींस कि एक पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा सिविलाइज किया जाएगा एक मॉरल और एथिकल राइट्स के साथ में। अंत में बोला जाता है कि वैल्यू, माइंडसेट और इन्वायरमेंट कल्चर 2047 तक इंडिया टीचर्स द्वारा सबसे ज़्यादा प्रमोट टीच करके स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, जिनसे उनके लाए एक्टिविटीज़ को ग्लोबली में पहचाना जाए इंडिया की 3 वैल्यूज़ के आधार पर। ऑथेंटिसिटी, जहाँ पर इंडिया के इनोवेशन को हर एक स्टूडेंट को अप्रूवल दिया जाएगा, जहाँ पे वो जीवन योग्य जीवन और होलनेस की अप्रोच होगी, जहाँ पर वह ग्लोबली में उसके स्मार्ट वर्क्स को पहचाना जाएगा। उस समय ज़्यादा कोशिश होगी हर एक स्टूडेंट द्वारा इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाए उन्हीं के फॉर्म द्वारा, मीन्स कि वे हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें जिस वे से वे करना चाहे और वे कैसे सोचते हैं और उसमें इनोवेशन किए जाए। एजुकेशन का असली मीन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएशन किया जाए और सभी पर्सन द्वारा उस एजुकेशन को अवेल किया जाए जिससे ह्यूमन कैपिटल रेस हो। और आज जो समय है उससे इंडियन सिस्टम में जिसमें एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा किया जाता है, लेकिन इसे धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया जाए जिसको हर एक पर्सन को अच्छे से सिविलाइज किया जा सके। और सिविलाइज का मतलब ये नहीं होता कि एजुकेशन लेने से, नहीं, जैसे हैं आप, जो कल्चर है आपका उसके साथ सिविलाइज होना। और उस समय 2047 में एक टीचर का रोल होगा कि ह्यूमन कैपिटल को बनाया जाए, ना कि मटेरियलिज्म को। सो आज हमने 3 आर्टिकल को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।